हेलो बच्चा पार्टी, की हाल चाल? सब मजा में? देखो यार, फंजाई का मैंने बेसिक कवर कर दिया है, प्लस फाइकोमाइसिटीज कवर कर दिया है। अब बचा है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं एस्कोमाइसिटीज। देखो, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, इसका दूसरा नाम कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, ठीक है, इसे सैक फंजाई कहते हैं। अब एस्कोमाइसिटीज में सिर्फ और सिर्फ वही फंजाई आएंगे जिसमें या तो एस्कस का फॉर्मेशन होगा या फिर एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब ये एस्कस और एस्कोस्पोर क्या है ये अभी मैं तुम लोगों से डिस्कस करूंगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बस ये जान लो कि एस्कोमाइसिटीज में सिर्फ और सिर्फ वही फंजाई शामिल होंगे जिनमें एस्कस या फिर एस्कोस्पोर पाया जाएगा। कोई दिक्कत? देखो, द एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर, जैसे कि तुम्हारा ईस्ट हो गया। ईस्ट का दूसरा नाम सेक्रोमाइसिस, ओके। और मल्टी सेलुलर, तो या तो वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है जिसमें तुम्हारा ईस्ट आएगा, या फिर नॉर्मली मल्टी सेलुलर होता है, जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल तुम ले लो पेनिसिलियम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, दे आर सेप्रोफाइटिक, यानी कि डेड एंड डिकेड मैटर पे खाने वाले, डिकम्पोजर्स, पारासिटिक यानी लिविंग पे खाने वाले, और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस उसको कहते हैं जो कि किसी गोबर के ढेर को खाता है, गोबर के ढेर पे उगता है, ठीक है, अपने आप को ग्रो करता है, उसे कॉप्रोफिलस कहते हैं। अब देखो, माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसिलियम के बारे में भी मैंने तुमसे दो बातें करी थी। माइसिलियम कैसा होगा? तो या तो एसेप्टेट होगा या फिर सेप्टेट होगा। अगर सेप्टेट होगा तो उसके बीच में, माइसिलियम के बीच में गैप होगा। ये माइसिलियम हो गया हमारा, इसके बीच में ये सेप्टा फॉर्मेशन है, ये सेप्टा फॉर्मेशन है, इसके बीच से प्रोटोप्लाज्म एक जगह से दूसरे जगह जा सके या फिर न्यूक्लियस एक जगह से दूसरे जगह जा सके, तो इसीलिए इसके बीच में गैप प्रेजेंट होते हैं। दी एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। कोनिडिया के बारे में मैंने बात करी थी, कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे होता था? तो ये था तुम्हारा कोनिडियोफोर, ये था तुम्हारा कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर, और इसके ऊपर में तुम्हारा बनता था कोनिडिया ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। ये हो गया कोनिडियोफोर और उसके ऊपर कोनिडिया, ओके। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस माइसिलियम, जाहिर सा बात है, रिप्रोडक्शन के बाद तुम्हारा माइसिलियम फॉर्मेशन होगा ही होगा, ओके। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्काई। अब देखो, एक और लाइन, उसके बाद मैं इसे डिटेल में समझाता हूँ। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो तुम्हारा एस्कोकार्प है, दूसरा तुम्हारा एस्कस है, और तीसरा तुम्हारा एस्कोस्पोर है। सबसे पहली बात जो इसमें होगी वो ये होगी कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो तुम्हारा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें तुम्हारा होगा वो किस तरह से होगा? तो वो सोमैटोगैमी से होगा। किससे? सोमैटोगैमी से। और कुछ मेम्ब्रेन ऐसे कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि गैमीटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू सोमैटोगैमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसी पे अभी पूरा लेक्चर बेस्ड रहेगा। और इन सम क्या हुआ? गैमीटेंजियल कांटेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब ये जो सोमैटोगैमी है इसी पे अब चलते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो वो सोमैटोगैमी के थ्रू होता है, ओके। सोमैटोगैमी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में तुमसे बात करी थी कि सोमैटोगैमी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सोमैटिक सेल से हो जाते हैं। कोई डिस्टिंक्ट उसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता है, ये सोमैटिक सेल से सोमैटोगैमी हो जाता है। तो सोमैटोगैमी होगा तो क्या होगा? फ्यूजन होगा, ओके। तो अब अगर मैं तुमसे बात करूं फ्यूजन की, तो देखो, एक ये हो गया माइसिलियम, एक दूसरा माइसिलियम तुम्हारा ये हो गया,
ठीक है, कोई दिक्कत? अब इनमें होगा क्या, फ्यूजन। तो अगर मैं फ्यूजन करूं तो सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों सेल पास पास आ जाएंगे। ओके, अब जब ये दोनों सेल पास पास आ गए तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी, यानी कि प्लाज्मोगेमी जब होगा तो इसके बीच का जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो डिसॉल्व कर जाएगा और डाइकैरियोन कंडीशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो अब बीच का जो कंडीशन बना वो कैसा बना, डाइकैरियोन कंडीशन बना, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक सेल तुम्हारा ये हुआ, बीच में अब तुम्हारे दो सेल जो थे वो मर्ज कर गए और ये डाइकैरियोन कंडीशन बन गया, और एक सेल तुम्हारा ये बन गया। यहां तक कोई दिक्कत है? और इस कंडीशन को हमने कह दिया डाई कैरियन कंडीशन। ओके, अब देखो ये जो तुम्हारा डाइकैरियन कंडीशन बना, अब इसमें क्या होगा, इसमें बीच वाला जो प्रोटोप्लाज्म है, डाइकैरियन कंडीशन जहां पे बना हुआ है, उसका प्रोटोप्लाज्म बाहर की ओर प्रोट्रूड कर जाएगा, और जब वो बाहर की ओर प्रोट्रूड करेगा तो उसे हम लोग नाम देंगे एस्कोजीनस हाइफा। क्या नाम देंगे, एस्कोजीनस हाइफा। तो अब मैं वो बनाने जा रहा हूं कि ये देखो, ये जो तुम्हारा, एक तो तुम्हारा ये सेल हो गया बाहर वाला, अब इसमें तुम्हारा ये एक फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म का, बाहर की ओर आउटग्रोथ फॉर्म होगा। ओके, अभी भी ये एस्कोस्पोर तुम्हारा अंदर, ये न्यूक्लियस तुम्हारा अंदर ही है, और उसके बाद फिर एक यहां पे आ गया। तो ये जो बना ना, इसे हम लोग नाम देंगे एस्कोजीनस हाइफा। क्या नाम देंगे, एस्कोजीनस हाइफा। ठीक है, ये इमैच्योर कंडीशन है, अभी ये ग्रो कर रहा है, जब ये ग्रोइंग कंडीशन में है तब इसका नाम एस्कोजीनस हाइफा है। अच्छा, हमेशा तो ग्रो करता नहीं रहेगा, कभी तो ग्रोथ खत्म होगा ना, तो जब ये ग्रोथ खत्म होगा फिर क्या होगा वो, तो जब ये ग्रोथ खत्म हो गया तो उसके बाद क्या होगा, ये जो तुम्हारा एस्कोजीनस हाइफा है, ये बीच वाले जो तुम्हारे न्यूक्लियस है, एक तो तुम्हारा ये सेल हो गया, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी होगा, है ना। एक तो तुम्हारा ये सेल हो गया, उसके बाद ये तुम्हारा दूसरा सेल हो गया, और ये तुम्हारा तीसरा सेल हो गया। तो अब इसके बीच में जो न्यूक्लियस थे वो यहां चले आए, और जब ये फुल्ली मैच्योर्ड कंडीशन हो गया ना, तो इस मैच्योर्ड कंडीशन को हम लोग कहते हैं एस्कस। क्या कहते हैं, एस्कस। अच्छा, अब एक तुम्हारा ये सेल है और दूसरा तुम्हारा इस साइड भी है, तो ये दोनों मिलके एक कवरिंग फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, एक कवरिंग फॉर्म करते हैं। जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, जिसे हम लोगों ने नाम दिया फंगल माइसीलियम। फंगल माइसीलियम। ओके, अब देखो जब ये तुम्हारा फॉर्म हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, डाइकैरियन कंडीशन बना, एस्कस से बीच वाले से तुम्हारा क्या निकला, एस्कोजीनस हाइफा निकला। उस हाइफा में इमेच्योर कंडीशन में उसे हमने क्या बुलाया, एस्कोजीनस हाइफा बुलाया। जब वो मैच्योर हो गया तो उस एस्कोजीनस हाइफा को हमने क्या बोला, एस्कस बोला। उस एस्कस में ये दोनों न्यूक्लियस जो थे वो शिफ्ट हो गए। अब यहां पे इसका रोल खत्म हो जाता है। फिर क्या होगा, तो अब इसमें होगी कैरियोगैमी। क्या होगी, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में मैंने बताया था, कैरियोगैमी में क्या होता है गाइस, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है, तो अब ये जो दोनों जो न्यूक्लियस हैं, ये दोनों अपने आप को मर्ज कर लेंगे। ये जो दोनों न्यूक्लियस थे ये मर्ज करके ये बन गए 2n कंडीशन, और ये तुम्हारा हो गया कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी के बाद जो कंडीशन आती है वो कंडीशन, ये तो तुम्हारा डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गया। अब देखो, अब ये जो तुम्हारा कैरियोगैमी के बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, इसके बाद फिर तीसरा स्टेप क्या आ जाता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, उसके बाद फिर अब होगा तुम्हारा मियोसिस। मियोसिस। अब देखो जब तुम्हारा मियोसिस होगा तो मियोसिस हो कहाँ रहा है, मियोसिस तो एस्कस में हो रहा है ना। वो 2n कंडीशन थे से तुम्हारे 4 सेल बनेंगे, और वो चारों सेल कैसे होंगे, n होंगे।
मतलब हैप्लॉइड होंगे, कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा एक सेल ये रहा, दूसरा यहां आया, और तीसरा ये रहा। अब ये जब मियोसिस हो गया तो यहाँ पे तुम्हारे 4 एस्को स्पोर बन जाएंगे। तो ये जो ग्रीन कलर का है, इसे मैं चेंज कर देता तो ज़्यादा सही लगता, ब्लैक कर देता हूँ, है ना। ये जो तुम्हारा ब्लैक कलर का है, रुको डिलीट करके बताओ, एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा, चौथा, इसे हम कहेंगे एस्को स्पोर। क्या कहेंगे? एस्को स्पोर। ओके। और इसके बाहर जो तुम्हारा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, इसे हमने नाम दे दिया है क्या? एस्कस। तो एस्कस और एस्को स्पोर समझ आया? एस्को स्पोर एस्कस के अंदर होता है। अब एक और टर्म आता है, वो है एस्को कार्प। तो देखो एस्को, तो अब ये जो न्यू एस्को स्पोर बना है, इसे 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। न्यू बॉर्न बेबी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले न्यूट्रिएंट की, दूसरा प्रोटेक्शन की, तीसरा सपोर्ट की। तो इसे, इस एस्को स्पोर को ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये सारी चीज़ें इसके बाहर की एक कवरिंग, मैं एक डायग्राम दूसरा बना देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आएगा। ये तुम्हारा हो गया एस्कस, ये है एस्कस, एस्कस, इसके अंदर तुम्हारा ये एस्को स्पोर, ये एस्को स्पोर, और इसे कवर करता हुआ, इस पूरे स्ट्रक्चर को कवर करता हुआ एक और स्ट्रक्चर जिसे हमने नाम दिया एस्को कार्प। क्या नाम दिया? एस्को कार्प। कोई दिक्कत है? तो ये जो एस्को कार्प है, इसका मेन काम क्या हुआ? तो सबसे पहला काम न्यूट्रिशन, न्यूबॉर्न को न्यूट्रिशन, दूसरा सपोर्ट, एंड तीसरा प्रोटेक्शन। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे बड़ा कौन, तो तुम्हारा आंसर आएगा एस्को कार्प। उसके अंदर कौन, तो तुम्हारा आंसर आएगा एस्कस। और सबसे अंदर कौन, तो तुम्हारा आंसर आएगा एस्को स्पोर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक और पेज लेते हैं। अब देखो होता क्या है। ये हमारा एस्कस बन गया, ये हमारा एस्को स्पोर बन गया, और इन सबको प्रोटेक्ट करता हुआ ये हमारा एस्को कार्प बन गया। अब ये तो हुआ तुम्हारा मियोसिस। मियोसिस से तुम्हारे कितने स्पोर बने? 4 स्पोर। 4 स्पोर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। बट होता क्या है ना कि जैसे ही मियोसिस कंप्लीट होती है तो उसके जस्ट बाद माइटोसिस हो जाता है। यानी कि माइटोसिस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो जब ये माइटोसिस हुआ एस्कोस्पोर में, तो अब टोटल एस्कोस्पोर कितने बन गए? वो टोटल कितने बने? वो टोटल माइटोसिस के बाद 8 बन जाएंगे। 4, 5, 6, 7 और 8। इसके चारों ओर ये कवरिंग बन जाएगी तुम्हारी एस्कस की, और उसके चारों ओर तुम्हारा क्या बन गया? ये बन गया एस्को कार्प। एस्को कार्प, एस्कस एंड एस्को स्पोर। इस टर्म को समझने में कोई दिक्कत है? तीनों चीजें क्लियर? तो अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि एक एस्कस के अंदर कितने एस्को स्पोर रह सकते हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 4, 4 to 8 या फिर 4 और 8? सोचो। तो देखो नॉर्मली अगर तुमसे मिनिमम कंडीशन की बात की जाए तो मिनिमम कंडीशन में 4 एस्को स्पोर प्रेजेंट होंगे। बट जैसा कि मैंने अभी तुम्हें तुरंत कहा कि एस्को स्पोर जैसे ही बने उसमें जस्ट आफ्टर मियोसिस उसमें माइटोसिस हो जाता है और 4 एस्को स्पोर 8 में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो सारा एक ही टाइम कन्वर्ट हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? जनरली 8%। देखो, या तो 4 होगा या फिर 8 होगा, 4 to 8 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक मियोसिस और एक माइटोसिस को कंसिडर किया जा रहा है। अगर मान लो 4 to 8 बोला मैंने, यानी कि ये सारे अलग अलग टाइम पे बन रहे हैं, एक टाइम पे तो बन नहीं सकता है, फिर एक मियोसिस और 5 माइटोसिस हमें कंसिडर करना पड़ेगा, बट ऐसा तो हम नहीं कर रहे ना। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए मैं यहां लिखता हूं कि 1 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस occur so that 8 ascospore is formed, but normally minimum 4 ascospore is present in an ascus। यहां तक कोई दिक्कत? अब कभी कभार जब मैंने तुमसे एस्कोकार्प का डिस्कशन किया, तो जब एम्स हुआ करता था तो टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प पूछ लिए जाते थे, और अभी 2 साल से एम्स टाइप क्वेश्चन का पैटर्न चलने लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प भी जान लेते हैं। तो देखो, एस्कोकार्प 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4। पहला एपोथीसियम, जो कि कप लाइक होता है। ये अभी हम लोग नोट कर लेंगे, चिंता मत करो, बस पहले एक बार सुन लो। पहला एपोथीसियम, जो कि कप शेप्ड होता है। दूसरा पेरीथीसियम, जो कि फ्लास्क शेप्ड होता है। तीसरा हिस्टेरोथीसियम, जिसमें स्लिट प्रेजेंट होता है। और लास्ट चौथा क्लिस्टोथीसियम, जो कि पूरी तरह से इनक्लोज होता है। तो ये चारों को मैं लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज पे। टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प, 4 टाइप्स। कौन कौन सा? सबसे पहला क्लिस्टोथीसियम, फुल्ली इनक्लोज्ड। ये ऐसा होगा, फुल्ली इनक्लोज्ड। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा, जो कि है हमारा एपोथीसियम। ये है कप शेप्ड। ये हो गया कप शेप्ड। डायग्राम थोड़ी मेरी खराब है, थोड़ा कॉम्प्रो कर लेना। और इसके ऊपर एस्कस यहाँ प्रेजेंट होंगे इस टाइप से। तीसरा पेरीथीसियम, और इसे इस तरह से बाहर आते रहेंगे। और चौथा हिस्टेरोथीसियम, हिस्टेरोथीसियम। इसके बारे में मैंने तुमसे अभी क्या बोला? elongated with a slit, अम्ब्रेला शेप्ड, और इसके बीच में हमारा एस्कस प्रेजेंट। यहाँ एक स्लिट प्रेजेंट होता है। यहाँ एक स्लिट प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत है? टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प समझने में कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं फिर एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी क्या कह रही है? सम एग्जाम्पल्स आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। अब एक एक करके एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा का डिटेल जानते हैं। तो देखो, क्लेविसेप्स सबसे पहला जो एनसीईआरटी में दिया है। क्लेविसेप्स बाजरा में और राई में एक तरह का डिजीज कॉज करता है, जिसको हम लोग अर्गट डिजीज कहते हैं।
कौन सा? अर्गट डिजीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये एक हेलुसिनोजिक ड्रग प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एलएसडी। वो एलएसडी नहीं, ये एलएसडी। एलएसडी का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलअमाइड। क्या? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलअमाइड। ठीक है। तीसरी बात, ये जो अर्गट डिजीज कहा जाता है ना, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे अर्गटीन नाम का एक ड्रग पैदा होता है। अर्गटीन नाम का एक ड्रग इसे प्रोड्यूस होता है। तो अब ये सारी चीजें एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या? कॉजेज अर्गट डिजीज इन बाजरा एंड राई। अर्गट नेम is due to production of a drug named argentine। तीसरा, it also produces LSD drug which is hallucinogen। अच्छा, अब LSD का फुल फॉर्म भी लिख लो। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। ये हो गया तुम्हारा क्लेविसेप्स के बारे में। सबसे पहला जो एनसीईआरटी में दिया था वो क्लेविसेप्स दिया था। अब दूसरा जो है वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा एस्परजिलस। तो अब एस्परजिलस के बारे में देख लो। एस्परजिलस को वीड ऑफ लेबोरेटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीड ऑफ लेबोरेटरी। अब वीड ऑफ लेबोरेटरी क्यों कहा जाता है? नॉर्मली वीड का काम क्या होता है? पानी में अपने आप को बेतहासा बढ़ा लेना और अगले को ग्रो करने नहीं देना, यानी कि डिस्टर्ब करना। उसी तरह से लैब में ये एस्परजिलस दूसरे कल्चर्स को, जो बनाया हुआ कल्चर्स है, उसे अफेक्ट करता है। ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है। और दूसरा नाम एस्परजिलस का कॉमन माउल्ड भी होता है। समझ आई बात? तो ये ग्रीन कलर का कॉमन माउल्ड है जो लैब में दूसरे कल्चर्स को कंटेमिनेट कर देता है, इसीलिए इसे वीड ऑफ लेबोरेटरी भी कहा जाता है, एस्परजिलस को। दूसरी बात, इससे हमें बेतहासा मात्रा में साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन मिल सकता है। किसे? एस्परजिलस से। तीसरी बात, ये एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम लोग एस्परजिलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्परजिलोसिस कहते हैं। और वो एस्परजिलोसिस में क्या होता है? तो एक कैंसरस सब्सटेंस है अल्फा टॉक्सिन, वो हमारे लीवर को डैमेज करता है, वो प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी बातें एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। एस्परजिलस known as common mold or weed of laboratory because it contaminates various cultures prepared in the lab। ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। दूसरा, सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट। तीसरा, इट causes aspergillosis in which a toxin alpha toxin is released which causes liver cancer। ठीक है, ये हो गया एस्परजिलस के बारे में। और एस्परजिलस एग्जाम्पल जो हमारे एनसीईआरटी में है वो है एस्परजिलस नाइगर। क्या है? एस्परजिलस नाइगर।
ये तो हो गई एस्परजिलस की बात। अब तीसरा एनसीईआरटी में क्या है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा। अब न्यूरोस्पोरा के बारे में जानते हैं। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अब तुम अभी 11th पढ़े हो तो तुम्हें ड्रोसोफिला के बारे में नहीं पता, फिर भी एक रफ बात जान लो कि ड्रोसोफिला को लेके ना जेनेटिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो इसीलिए प्लांट किंगडम के एक्सपेरिमेंट्स न्यूरोस्पोरा को लेके होते थे, तो इसीलिए इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, also known as red और पिंक मोल्ड। तीसरा, एक साइंटिस्ट थे बिडल और टॉटम, उन्होंने इसी न्यूरोस्पोरा को यूज करके एक हाइपोथेसिस दी थी और वो हाइपोथेसिस थी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ये जेनेटिक्स में आएगा, वहां पे मैं तुमसे बात करूंगा। तो वन जीन वन एंजाइम hypothesis given by कौन ये था, बिडल एंड टॉटम यूजिंग दिस न्यूरोस्पोरा। ओके, ये तो हो गया न्यूरोस्पोरा का बात। अब देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या है, फिर बात करते हैं। Claviceps and Neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. बता ही दिया, Biddle and Totem one gene one enzyme hypothesis. Many members like morels and buffels are edible and are considered delicacies. अगर जब भी तुम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो वहाँ तुम्हें मोरल्स एंड बफल्स सर्व किया जाएगा, बहुत महंगा होता है। तो इस ये भी क्या है, ये भी एक फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज। ओके, अच्छा अब देखो, अब एक जो इसमें रह गया वो मैं बात कर लेता हूँ पेनिसिलिन की। सब तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था हमारा वो क्या था, पेनिसिलिन था। बैक्टीरिया को ग्रो करना चाह रहा था बट वो हो नहीं पा रहा था फ्लेमिंग के द्वारा। तो वो सोचा यार हम तो ग्रो कर रहे हैं, ग्रो हो नहीं पा रहा है। तो फिर उसको देखा तो वहाँ पे पाया कि यहाँ पे एक दूसरा ही ऑर्गेनिज्म है, तो उसको फिर बोला गया कि ये फंजाई है और वो था पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन, और इस पेनिसिलिन को सबसे पहले किससे लिया गया था, तो पेनिसिलियम नोटाटम से। पेनिसिलियम नोटाटम से, ये तो हुई पेनिसिलिन की बात। अच्छा, अब अगर मैं पेनिसिलियम की तुमसे बात करूं, पेनिसिलियम को ब्लू या फिर ग्रीन मोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू और ग्रीन मोल्ड। ठीक है, अच्छा ये तो था तुम्हारा सबसे पहला बार जब पेनिसिलियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा लिया गया था, एक्स्ट्रा किया गया था, तो वो किया गया था किसे, पेनिसिलियम नोटाटम से। बट अब अगर जब हमें बहुत हाई लेवल पे करना है तो हम लोग किसे करते हैं, तो वो है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। क्राइसोजेनम यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग पेनिसिलिन ऑन अ लार्ज स्केल। अच्छा, एक और बात जो जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि पेनिसिलियम को जब वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर किए थे तो वो उस टाइम में कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, तो वो काम कर रहे थे स्टेरोफाइलोकोकस पे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन while working on स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे तुम्हारा एस्कोमाइसिटीज कंप्लीट होता है। अब आएगा बेसिडियोमाइसिटीज, फिर आएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो चलो